हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि आपके हार्ट में 4 चैम्बर्ड होते हैं, जिसमें 2 ऑर्गल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ऑर्गल से ब्लड आता है, फिर वेंट्रिकल से ब्लड जाके जब कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, फिर वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर उस वेंट्रिकल से आपका ब्लड जो है वो एओर्टा में या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में या बॉडी में पहुँच जाता है। इस सर्कुलेशन में जो आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो आपके एसए नोड का होता है। क्यों? क्योंकि एसए नोड ही क्या करता है, आपका जो इम्पल्स है उसको जनरेट कराता है। जब वो इम्पल्स जनरेट करा देता है फिर एवी नोड के पास पहुंचता है। फिर मैंने ऐसे ही आपको बताया था कि बंडल ऑफ फेस विद प्रोकिंजिया फाइबर, फिर वो वेंट्रिकल की जो वॉल है, आपकी हार्ट की जो वॉल है उस पर स्प्रेड हो जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया है एसए नोड ने, वो कैसे जनरेट होता होगा? और जब जनरेट होगा तो क्या कोई वेव बनती है या कैसा वो दिखता है जब वो जनरेट करता होगा? कैसे वो एक्साइटेड कर देता होगा? क्या कोई मेम्ब्रेन की पोटेंशियल में चेंज होता है? तो इस लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे आखिर जो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, कैसे आपका जो मेम्ब्रेन है हार्ट का वो एक्साइटेड हो जाता है नॉर्मल स्टेट से, और कैसे उसमें वेव जनरेट होती है। तो इस लेक्चर में हम यही देखेंगे ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। ये जब कभी आप हॉस्पिटल गए होंगे, किसी को कार्डियक अरेस्ट आया होगा, जब आप हॉस्पिटल गए होंगे तो उसमें देखा होगा आपने कि एक स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है पेशेंट और उसके ऊपर कोई मशीन लगी हुई। उसके साथ जो उसके घर वाले हैं पेशेंट के, वो क्या कर रहे हैं, कुछ पंप कर रहे हैं हाथ से, और वो टेलीविज़न में क्या हो रहा है, पी 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 करके आवाज़ आ रही है। वो जो पी 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 करके आवाज़ आ रही है वही आपकी जो हार्ट की जो वेव हैं उनकी एक कंबाइंड एक्टिविटी आ रही है। तो जो वो कंबाइंड एक्टिविटी आ रही है आपके हार्ट की, उसी को आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, और जो मशीन लगी रहती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। मशीन को ग्राफ आएगा उसमें, जबकि जो ग्राफ होगा उसको आप ग्राम कहोगे। ठीक है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा मिस हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो वेव बनेगी उस पर उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहोगे, और जो मशीन होगा उसको आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहोगे। और इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को जो वो वेव बना देती है उसको आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हो। कैसे वो वेव दिखती है? देखो, आप गए होंगे, आपने देखा होगा ऐसे आके फिर ऐसे हो जाती है, फिर ऐसे चली जाती है, फिर ऐसे ऐसे देखा होगा कुछ आपने। तो जो ये वेव है, ये जो हार्ट की जो वेव है, यही इसी को आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हो। ठीक है, ये वेव जो होगी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगी, जो मशीन होगी वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगी, और इस प्रोसेस को, जो टेक्निक है, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब वो पेशेंट को कोई पंप कर रहा होता है बाहर से एयर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्डियक अरेस्ट आया हुआ होता है और कोई डिसऑर्डर हुआ होता है। तो क्या होगा, ये ऐसी लाइन आ जाती। कभी कहते नहीं कि लाइन जो है वो मतलब फ्लैट नहीं होनी चाहिए, अगर फ्लैट लाइन आ गई उस पर तो उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या हो, कोई एक्टिविटी होनी रहनी चाहिए। और जो भी वेव होती है इनका नाम भी होता है PQRST, ये नाम होते हैं इन वेव के। अभी हम एक एक करके आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में यही देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, और अगर कोई इन वेव में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल से लैंग्वेज में होगा, कभी नहीं भूलोगे, अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई किसी भी एग्ज़ाम में आएगा, ये ऐसा जो है आपका टॉपिक है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़रूर पूछता है। ठीक है, ये ईसीजी है। एक और होता है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम,
इंसेफेलोग्राम। ये क्या होता है? ये ब्रेन की वेव के लिए होता है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होगा, आपकी ब्रेन में भी वेव होती हैं। वो क्या करती हैं? ब्रेन की वेव स्लीप की स्टेज को डिटरमाइन करती हैं, जबकि ईसीजी में क्या होता है? आपकी हार्ट के स्टेज को या एबनॉर्मलिटी या नॉर्मलिटी को डिटरमाइन करता है। तो ईईजी कहीं आ जाए तो वो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम्स को बोलोगे, और ये ब्रेन की वेव के अल्फा बीटा गामा करके वेव होती है। यहाँ पे PQRST करके वेव होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर ईसीजी। आपको समझ में आ गया होगा हम बताना क्या चाह रहे हैं, तो आपको एक इजी आइडिया हो जाएगा। जो मशीन है, देखना, जो मशीन है उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। जो ग्राफ बनेगा उससे, ग्राफ जो ऑब्टेन करोगे आप, उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो ये टेक्निक होगी, उसको आप करोगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये जो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इसी को आप बोलते हो ईसीजी, ठीक है। तीनों चीज़ें आप कंफर्म कर लीजिए। और कभी अगर आपका कहीं लिखा हुआ है, स्टार बना के लिख लीजिए वही, ईसीजी ये होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ठीक है। और ये होता है ब्रेन की वेव के लिए, ठीक है। तो आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं कि आखिर ईसीजी है क्या। ये आप एक बार इसको देख लीजिए। इसका आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है, लेकिन नोट्स आपको बना लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल पॉइंट है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना ईसीजी, ठीक है। अब ईसीजी है क्या? तो ईसीजी कुछ नहीं है, कुछ ऐसा बनेगा। फिर दूसरा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये जो होता है इसको आप बोलोगे पी वेव। ये जो होता है यहाँ पे इसको बोलो क्यू, इसको बोलोगे आर, इसको बोलोगे एस, इसको बोलोगे टी। अब इसका डेफिनेशन बना लो आप। क्या है ये? ग्राफ बना हुआ है, तो क्या कहोगे? ईसीजी क्या है आपका? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसका? आपकी कार्डियक एक्टिविटी का या हार्ट की एक्टिविटी का। लिख देते हैं, है क्या? इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अभी एक चीज़ का मीनिंग बता देंगे। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल में जो हार्ट की एक्टिविटी वो कैसे होती है? कुछ इस प्रकार से होती है। ऐसा वेव बनता है, वैसा नहीं होता जैसा पढ़ाया गया है। ऐसे कुछ वेव बनती हैं, उसी में कुछ वेंट्रिकल डिपोलराइज होगी, ऑर्किल आपकी डिपोलराइज होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी। ऐसे ही कुछ ग्राफ बनता है उनका, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्राफ आपके समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो।
यहाँ पे हमने एक चीज़ दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, समझिएगा एक एक चीज़ कभी नहीं भूलोगे। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का क्या मतलब है, कुछ ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई डिवाइस इसमें यूज होगा। मशीन देखते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, वो डिवाइस ही है। उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में 3 लीड होती हैं। वो लीड क्या करती हैं, आपके दोनों रिस्ट पे लगा दी जाती हैं और एक एंकल पे लगा दी जाती है, मतलब पैर में लगा दी जाती हैं। आपके रिस्ट में तो दोनों लगेंगी, लेकिन एंकल में एक ही पे लगेगा। अब क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेफ्ट में होगा या राइट में। तो जिस साइड आपका हार्ट होता है, मतलब लेफ्ट साइड में आपका वो जो एंकल में लगना है जो लीड, ठीक है। तो 3 लीड होती हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इसलिए कहा गया, इसको बिठा के आपको बताते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इसलिए बताया गया क्योंकि इसमें देखो, टू ऑब्टेन दीज ग्राफ, ए पेशेंट is connected with three इलेक्ट्रिकल लीड्स, ठीक है। अब वो 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स कहाँ होंगी, 3 जगह पे होंगी। कौन कौन सी जगह पे, देखो, एक तो होगी आपके रिस्ट में, 2 होंगी रिस्ट में। तो रिस्ट में एक लेफ्ट में होगी और एक रिस्ट में राइट में होगी, और जो और एक होगी एंकल में। आपके एंकल में भी आपके कहाँ होगी, वो लेफ्ट में होगी, ठीक है। और जो ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों होंगी, लेकिन ये जो होगी वो केवल और केवल पॉजिटिव होगी, ठीक है। फिर देखो, ये जो रिस्ट है, रिस्ट में जो आपकी लीड लगा दी, तीनों लीड लगा दी, ठीक है। ये तीनों जो लीड लगा दी, ये क्या करेंगी, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करेंगी किसको, हार्ट की एक्टिविटी को। कैसे, ठीक वैसी प्रकार देखो, ऐसे P Q R S T, इसी को क्या करेंगे, ये तीनों ही लीड क्या करेंगी, इसको मॉनिटर करेंगी, ठीक है। और क्या करेंगी, हार्ट की एक्टिविटी आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा अभी क्या कर रहे हैं, चेस्ट रीजन पे भी इलेक्ट्रोड्स को लगा देते हैं खूब सारे, ठीक है। लेकिन पहले क्या किया जाता, ऐसे ही किया जाता। लेकिन अभी के टाइम पे क्या करते हैं, चेस्ट रीजन में भी बहुत सारे जो इलेक्ट्रोड्स को वो लगा देते हैं। अब देखो, कुछ पीक आ रही हैं हर एक ग्राफ में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो आपको पता चल गया होगा, आपको समझ में आ गया कि ये मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसको कहते हैं, इसको ECG भी कहते हैं। EEG से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन में जो होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं, पेशेंट में क्या करते हैं, कुछ 3 लीड होती है, उनको कनेक्ट कर देते हैं, 2 रिस्ट में कर देते हैं, लेफ्ट और राइट में, और एक एंकल में कर देते हैं जो कि केवल लेफ्ट में होगी, जिस साइड में आपका हार्ट होता है, और इसको ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये तीनों ही लीड क्या करती हैं, जो आपकी हार्ट की एक्टिविटी है वो ग्राफ को क्या करते हैं, मॉनिटर करती हैं, कार्डियक एक्टिविटी को, ठीक है। अब आगे जो ये पीक आ रही है इस ग्राफ में, ठीक है, आप देखिए, कभी नहीं भूलोगे ऐसा। आप आज ECG पढ़ रहे हो, कभी नहीं भूलो किसी भी एग्जाम में। जितना मतलब ये एक टॉपिक ऐसा है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है और आपके लिए बहुत ही मतलब आपको परेशान करता है, आज के बाद नहीं करेगा। फिर से बनाते हैं ग्राफ, देखो, सॉरी,
ये P है, ये आपका Q है, ये है R, ये आपका S, ये है T। फिर आगे जाओगे फिर ये P Q R S T रिपीट हो गया, ठीक है। अब जो ये आपकी जो पीक आ रही है, ये जैसे ये पीक आ रही है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पीक आ रही है, ये यहाँ पे पीक आ रही है। तो ये जो पीक है यहाँ आपको पता है 0 है, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे जाओगे तो निगेटिव होगा, यही तो करते हो आप, ठीक है। जो ये हर एक पीक जो आ रही है हर एक वेव की, ये क्या करती है, एक लेटर से हम इनको डिनोट किया है हमने, जैसे P Q R S T। और ये जो P Q R S T है ये क्या है, ये एक किसी करस्पॉन्डिंग या जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की उसको शो करते हैं, ठीक है। तो आपके जो हार्ट है उसमें 3 तरीके की एक्टिविटी है, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो होगी आपका 3 तरीके की वेव होंगी, ठीक है। एक तो होगा आपका P वेव, ठीक है। दूसरा आपका होगा Q R S वेव, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, 3 का Q R S का। और एक तीसरा होगा आपका T वेव, ऐसे ही आपके NCERT में भी दिया है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो P Q R S या T वेव है ये कैसे, आखिर कैसे बन जाती होंगी। आइए बहुत अच्छे से समझते हैं, कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं P वेव। सबसे पहले पढ़ते हैं P वेव। P वेव आपके हार्ट में ऐसे नोड पाया जाता है। वो ऐसे नोड क्या करता है, पेसमेकर की तरह काम करता है। पेसमेकर का मतलब क्या है कि उसमें ऑटोरिदमिक एक्टिविटी होती है। ऑटोरिदमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जो सेल्फ से जनरेट हो जाए। तो क्या करता है, इम्पल्स को या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर लेता है। और वो क्या करता है, जनरेट करके एवी नोड को दे देता है। एवी नोड से आपका बंडल ऑफ हिस में चला जाता है, फिर परकिंजे फाइबर में चला जाता है, फिर वो वेंट्रिकल की वॉल में स्प्रेड हो जाता है और आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ऐसे होता रहता है, ठीक है। तो ऐसे नोड क्या करता है, ये पेसमेकर की तरह काम करता है। देखो कैसे, समझो। ऐसे नोड है, ये क्या करेगा, एक्ट्स एज पेसमेकर। क्यों पेसमेकर की तरह काम करेगा, ड्यू टू इट्स ऑटोरिदमिक एक्टिविटी, ड्यू टू इट्स ऑटोरिदमिक एक्टिविटी। और ये क्या करेगा, कैन जनरेट, एक मिनट यहीं पे लिख देते नीचे, ऑटोरिदमिक एक्टिविटी हो रही है इसमें अगर, तो सो इट कैन जनरेट इम्पल्स कैसे, बाई इटसेल्फ, खुद से ही क्या करेगा, इम्पल्स को जनरेट कर लेगा। कैसे, देखो मान लो ये हार्ट की वॉल है, इसको मिटा देते हैं ऊपर, ठीक है, अच्छा बना रहने देते हैं, कोई बात नहीं। ये हार्ट की वॉल है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये समझ लो हार्ट की वॉल को क्या कहोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहोगे। आपको पता है जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन होता है तो उस पर बाहर की तरफ प्लस होता है और अंदर की तरफ माइनस होता है। और इस स्टेज को आप क्या कहते हो, पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है, पोलराइज्ड स्टेट। क्या हुआ, जो ऐसे नोड है इसको सिग्नल, इसने क्या किया, इसको सिग्नल मिला, इसको क्या करना है, ऑर्गन को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। सिग्नल इसने जनरेट किया। जब सिग्नल जनरेट होगा ऐसे नोड के थ्रू तो क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा वो, ठीक है। सिग्नल आया, सिग्नल बाई ऐसे नोड। अब जैसे सिग्नल आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा।
एक्साइटेड हो जाएगा। अब एक्साइटेड होके क्या करेगा, जो मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल है उसको चेंज कर देगा। कैसे चेंज करेगा, देखो बाहर प्लस था, अब क्या करेगा, बाहर को माइनस कर देगा और अंदर की तरफ प्लस कर देगा। मतलब क्या है, ये क्या होगी, ये डीपोलराइज्ड स्टेट हो गई, डीपोलराइज्ड स्टेट। तो जब सिग्नल आएगा तो क्या होगा, आपकी जो हार्ट है जब SA नोड सिग्नल को जनरेट करेगा तो आपका मेम्ब्रेन जो पोलराइज था वो डीपोलराइज हो जाएगा। और जैसे ही डीपोलराइज होगा तो इस किसका डीपोलराइजेशन किसका होगा, स्टेट। सो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। अब डीपोलराइजेशन होगा जैसे एट्रिया का, तो क्या होगा, जो दोनों एट्रिया होंगी वो क्या करेंगी, बोथ एट्रिया गेट कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। एक मिनट ऐसे ना लिख, जैसे ही डिपोलराइजेशन होगा तो ये डिपोलराइजेशन किसके लिए होगा, ये एट्रिया के लिए होगा। और कैसे, जैसे एट्रिया के लिए होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, रिजल्ट क्या होगा इससे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, ठीक है। दोनों एट्रिया के क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, इससे ये समझ में आ रहा है को, जब पी वेव होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा। क्या होगा, डीपोलराइजेशन किसका, ऑफ एट्रिया। एट्रिया का क्यों होगा, क्योंकि SA नोड से सिग्नल गया, पोलराइज स्टेट की थी, डीपोलराइज स्टेट की मेम्ब्रेन हो गई। अब मेम्ब्रेन हो गई तो उस चेम्बर को भी हो जाना पड़ेगा डीपोलराइज, और जैसे डीपोलराइज होगा तो वही पी वेव हो जाती। तो पी वेव कैसे आप समझोगे, वहाँ पे क्या होगा, उस पी वेव के ड्यूरेशन में क्या होता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है या कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है एट्रिया का, ठीक है। तो यही हो गया आपका पी वेव। नहीं समझ में आया, इससे इजी नहीं हो सकता किसी चीज़ को समझना, जितने इजी तरीके से आपको समझा दिया गया है। फिर से समझ लो, देखो आपके हार्ट में SA नोड है, SA नोड में क्या है, ये पेसमेकर की तरह काम करता है और ऑटो रिदमिक एक्टिविटी होती है। ऑटो रिदमिक एक्टिविटी होने से ये क्या करता है, खुद ही इम्पल्स को जनरेट कर लेता है या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर लेता है। कैसे करता है, मान लो कोई मेम्ब्रेन है, बाहर की तरफ प्लस होता है, अंदर की तरफ माइनस होता है। जब बाहर की तरफ प्लस हो, अंदर की तरफ माइनस, तो ऐसी स्टेट को पोलराइज स्टेट कहते हैं। क्या होगा, सिग्नल आएगा, सिग्नल कौन देगा यहाँ पे, SA नोड जैसे सिग्नल देगा, एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड होकर क्या होगा, चार्ज इसका बदलेगा तो क्या होगा, बाहर की तरफ माइनस, अंदर की तरफ प्लस हो जाएगा, और इसको डीपोलराइज स्टेट कहोगे। जैसे ही डीपोलराइज होगा तो जो वॉल किसकी वॉल पे हो रहा था, हार्ट की वॉल पे हो रहा था, तो जो एट्रिया है वो क्या होगी, डीपोलराइज हो जाएगी। जैसे एट्रिया डीपोलराइज हो जाएगी तो क्या होगा, बोथ एट्रिया जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। बोथ एट्रिया क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और ये किसको मार्क करेगा, पी वेव को, और इसमें क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। दूसरा वेव पढ़ते हैं, QRS। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ओके। दूसरा वेव पढ़ते हैं QRS। एक बार समझिएगा ना, एकदम पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा है ही नहीं इसमें। सेकेंड वेव जो आपकी ECG में आती है उसको आप कहते हो QRS वेव। दूसरा है आपका QRS वेव। अब देखो QRS वेव में क्या होगा, पहले एट्रिया का होता है डीपोलराइजेशन, फिर वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था।
एट्रिया का डिपोलराइजेशन हुआ, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जैसे डिपोलराइजेशन वेंट्रिकल का होगा फिर क्या होगा, वो जो ब्लड होगा वो एओर्टा के थ्रू या सिस्टमेटिक आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, वो आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में यानी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है फिर वही देखो, इसमें क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा वेंट्रिकल का, वहाँ एट्रिया का हुआ था। ठीक है, और इसमें ये कॉम्प्लेक्स बनेगा QRS। ठीक है, अब देखो फिर देखो, ये वेंट्रिकल की वॉल है, वेंट्रिकल की वॉल है, बाहर की तरफ प्लस है, बाहर की तरफ प्लस है, अंदर की तरफ माइनस है। इसको आपने भी पीछे ही बताया था, ये पोलराइज स्टेट है। ठीक है, अब -70 होता है। ठीक है, पोलराइज स्टेट होता है। होगा क्या, सिग्नल आएगा, सिग्नल कहाँ से आएगा, एट्रिया से आएगा, क्योंकि वो डिपोलराइज हो गया। अब क्या है, वेंट्रिकल की बारी है, सिग्नल, और सिग्नल आएगा तो क्या होगा, फ्रॉम एट्रिया, और सिग्नल आएगा तो क्या हो जाएगा, ये मेम्ब्रेन जो होगी वो एक्साइटेड हो जाएगी, एक्साइटेशन लिख देते हैं, एक्साइटेशन ऑफ प्लाज्मा, PM लिख देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक्साइटेशन होगा क्या होगा, चार्ज क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बाहर की तरफ अब माइनस हो जाएगा, अंदर की तरफ प्लस हो जाएगा, अंदर की तरफ प्लस हो जाएगा। इसी को जो एक्साइटेशन हो जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसी को आप एक नाम और देते हो। ठीक है, इसको आप कहते हो AP का मतलब एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल की स्टेज कौन सी होती है, यही होती है। ये क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। किसका डिपोलराइजेशन हुआ है, वेंट्रिकल का, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, अब डिपोलराइजेशन हो गया, पहले एट्रिया का हुआ था, QRS वेव में किसका होगा, डिपोलराइजेशन हो जाएगा वेंट्रिकल का। अब देखो QRS वेव थी, होगा क्या, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। जैसे वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल का, यही इसको मार्क करते हैं, इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। ठीक है, यही क्या होती है, सिस्टोल की बिगनिंग होती है। आ गई ना आपको दिमाग में कि QRS वेव क्या है, जब आपकी मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट से क्या होगी, डिपोलराइज स्टेट में हो जाएगी, किसकी, वेंट्रिकल की। तो वेंट्रिकल क्या होगा, QRS वेव में क्या होगा, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो जाएगा। और जैसे वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होगा क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये सिस्टोल की बिगनिंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है कि कोई पूछ लेगा आपसे, कि क्वेश्चन भी आए हैं इससे प्रीवियस ईयर में, कि सिस्टोल की बिगनिंग कहाँ होती है, तो QRS वेव के दौरान होती है। ठीक है, तो ये QRS वेव हो गया, कब होगा, डिपोलराइजेशन होगा वेंट्रिकल का। ठीक है, तीसरी वेव अब देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी वेव। इससे आसान आपका ECG नहीं हो सकता, जितनी आसानी से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा वेव बचा है, T वेव। ठीक है, तो तीसरा हम लिखते हैं T वेव। T वेव में भी सेम वही चीज़ होगी। क्या होगा, देखो आपकी जो ऑर्किल है वो भी डिपोलराइज हो गई है, वेंट्रिकल है वो भी डिपोलराइज हो गई है।
अब तो ऐसा तो है नहीं कि उसको डिपोलराइज ही रहना है, उसको पोलराइज होना पड़ेगा, दोबारा से नॉर्मल स्टेज में आना पड़ेगा, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल होगी उसमें आना पड़ेगा। ठीक है, अभी प्लस माइनस था तो माइनस प्लस हो गया था, अब जो माइनस प्लस हुआ है उसको दोबारा से क्या होना पड़ेगा, ऊपर प्लस और अंदर माइनस होना पड़ेगा। क्यों? ताकि दोबारा से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए। ठीक है, ये तो एक साइकिल हो गई, दोबारा फिर तो होगा कार्डियक साइकिल, उसको भी चलना है, दोबारा से क्यूआरएस वेव चलेगी। ठीक है, तो अब देखो टी वेव में क्या होगा, आपकी ये मान लीजिए जब दोनों आपकी क्या हुई, ठीक है, बोथ नाउ both atria and ventricle are contracted। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब है कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। अब उसको क्या करना है, हमें दोबारा से क्या करना है, उसको नॉर्मल करना है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगी, टी वेव का काम होगा। कैसे, देखो ऐसे था आपका, ये कैसी थी, डीपोलराइज मेम्ब्रेन है एट्रिया की, किसकी है, डीपोलराइज स्टेट, किसी की भी रख लो, एट्रिया की रख लो चाहे वेंट्रिकल की रख लो। ठीक है, दोनों ही डीपोलराइज हैं। ठीक है, बाहर की तरफ क्या है, माइनस है, अंदर की तरफ क्या है, प्लस है। ठीक है, अब क्या होगा, सिस्टोल क्या होगा, एंड होगा। हमने क्या कहा था, सिस्टोल की बिगनिंग हुई है तो एंड भी तो होगा। ठीक है, तो सिस्टोल जो है वो एंड होगा, और सिस्टोल एंड होगा तो जो कॉन्ट्रैक्टेड है था वो क्या होगा, वो रिलैक्स हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, रिलैक्सेशन हो जाएगा। अब जैसे ही रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा, जो आपकी मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल थी वो क्या होगी, दोबारा से रीस्टोर हो जाएगी। रीस्टोर का मतलब बाहर की तरफ प्लस और अंदर की तरफ माइनस। इस स्टेज को जो ये आई है इसको आप बोलते हो, ये तो डीपोलराइज हो गई। ठीक है, ये डीपोलराइज हो गई, इसको आप बोलते हो रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो आपको तीनों चीज़ समझ में आ गई होंगी कि पोलराइजेशन क्या है, डीपोलराइजेशन क्या है, रीपोलराइजेशन क्या है। ठीक है, तो हमें ये नहीं समझना है, जब हम जो है न्यूरल मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जब न्यूरॉन्स का पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम ये समझ लेंगे। वैसे आपको समझ में आ गया होगा डीपोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन क्या है और रीपोलराइजेशन क्या है। ठीक है, रीपोलराइजेशन का मतलब दोबारा से वो मेम्ब्रेन स्टेट क्या होगी, दोबारा से आ गई। ठीक है, तो अब क्या होगा, रीपोलराइजेशन हो गया। अब रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि दोबारा से नॉर्मल स्टेट में हो गई। अब दोबारा से क्या होगा, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ऐसे फिर वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, दोबारा से वो साइकिल चल जाएगी। ठीक है, तो टी वेव में क्या होगा, क्या होगा, देखो एक्साइटेड वेंट्रिकल थी, क्या हुआ, रीपोलराइजेशन हुआ, और रीपोलराइजेशन क्या होगा, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल हुआ। तो जैसे ही रिपोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, वेंट्रिकल हो जाएगा आपका। तो टी वेव में क्या होगा, टी वेव में होगा क्या हो जा रहा है, रीपोलराइजेशन हो रहा है। रीपोलराइजेशन किसका हो रहा है, वेंट्रिकल का। ठीक है, तो टी वेव किससे मार्क होगी, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, तो टी वेव है ये क्या होगा, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल हो जाएगा। अब आपको तीनों चीज़ समझ में आ गई कि पी वेव क्या कर रही थी, एट्रिया का डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस वेव क्या कर रही थी, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, टी वेव क्या कर रही थी, जो डीपोलराइज हुए थे उनको रीपोलराइज कर रही है, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब देखो डायग्राम को दोबारा से बना लेते हैं, तीनों चीज़ को लिख लेते हैं, और आपको समझ में तो आ ही गया है। हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि समझ में आया होगा, और यकीन मानिए जैसा बताया है इससे आसान नहीं हो सकता, नहीं बता पाएगा कोई इससे आसान।
बहुत आसानी से हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कभी नहीं भूलोगे। और कोई निमोनिक बनाने की ज़रूरत नहीं है इसकी, कभी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप दिमाग में आपके आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अब देखो हम दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं, वहाँ पे जो होगा उसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है, और आपका ये टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। देखो दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। फिर दोबारा से यहाँ चलेगा, फिर ऐसे बनेगा, सॉरी, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो जो ये है बताया हमने, क्या कहा था, ये होता है आपका 0 है, ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाओगे तो निगेटिव, ठीक है। आपको पता ही है ये बात। ये है आपका पी वेव, ये है आपका क्यू आर एस, और ये है आपका टी। पी वेव में क्या होता है, आपकी जो एट्रिया थी वो डीपोलराइज हुई थी, एट्रियम डीपोलराइजेशन, यही पूछता है आपसे, ठीक है। हमने इतना कुछ बताया है, सब कुछ पूछा नहीं जाता, ठीक है। ये जो आपका है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है QRS, ठीक है, ये इसको QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हो आप। और ये QRS कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होगा, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। और ये आपकी लास्ट में आती है टी वेव। इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, ठीक है, रिपोलराइजेशन। ये आपका हो गया वेव, ठीक है। इसको और भी बहुत सारा, जैसे यहाँ से यहाँ तक इसको PR सेगमेंट कह देते हैं, ठीक है, इसको QRS सेगमेंट कह देते हैं, इसको QT इंटरवल कह देते हैं, ये जो प्लेट लाइन आई है, इसको PR जो इंटरवल कह देते हैं, ठीक है, या PQ इंटरवल कह देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से यहाँ तक इसको ST सेगमेंट कह देते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। फिलहाल आपकी NCERT में इतना ही दिया है, ठीक है। इसको आप बनाइए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कोई ऐसा वो नहीं है, यही बताया था, यही फिर बता रहे हैं। अब जो आपकी हार्ट बीट मैंने बताया था, कैसे डिटरमाइन करते कि एक बार कॉन्टैक्ट हुआ, एक बार रिलैक्स हुआ, उसको आपने हार्ट बीट कहा था। हार्ट बीट जो है वो आपकी कितनी बार हार्ट बीट होता है 1 मिनट में, जो है 72 टाइम। और 72 टाइम को हमने क्या करा था, एक आपकी हार्ट बीट जो हुई थी वो 72 टाइम करा था, और कितने मिनट में, 1 मिनट में, तो 60 सेकंड थे। तो इसको हमने जब ड्यूरेशन निकाला था तो 0.8 आया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और यही कार्डियक साइकिल था। तो जो हार्ट बीट जो रेट है, जो हार्ट बीट का जो रेट है, इसी जो QRS कॉम्प्लेक्स है इसके द्वारा हम काउंट करते हैं, इसी के QRS से कितना आ रहा है इसी पे काउंट करते हैं कि जो उस पर्सन में हार्ट बीट कितनी है, ठीक है। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या हर एक इंडिविजुअल जिनका ECG आप ले रहे हो क्या सेम होगा, सेम नहीं होगा। हर एक इंडिविजुअल का मतलब आइडेंटिकल नहीं होगा, ये बात बहुत ध्यान रखना है। अभी हम इसमें लिखवा देंगे इसको भी। इसके अलावा कोई अगर इन सब चीज़ों से, अगर जैसे ये P है, ये QRS है, ये T है, इससे कोई डेविएशन हो जाए, मतलब बदल जाए, कभी कभी देखो कि कुछ ऐसा आ जाए, ऐसा ऐसे 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 आ जाए, ठीक है, बदल गया, डेविएट हो गया, या कभी ऐसे हो, ठीक है, ऐसे बदले, ऐसे आ जाए। तो अगर इस पर्टिकुलर जो ग्राफ से अगर कुछ डेविएशन हो रहा है तो इसका ये सीधा सीधा मतलब होगा कि कोई डिजीज है उस पर्सन को। और ये मतलब, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि जो आपका जो ECG है ये बहुत ही, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब इस मेडिकल में इसका बहुत ही सिग्निफिकेंस है आपकी हार्ट रेट को डिटरमाइन करने के लिए। क्योंकि अगर ये नॉर्मल है तो मतलब ये है कि आप सही हैं, अगर ये नॉर्मल नहीं है, कोई डेविएशन आ रहा है इसमें, तो मतलब कोई कार्डियक अरेस्ट हुआ है या हाइपॉक्सिक कंडीशन हो गई, आपके
आपके जो है हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये एक वेव हो गई, इसको आप कर लीजिए, हम वो बात दोबारा से लिखा देते हैं। फिर उसके बाद क्या क्या डेविएशन है कि इन वेव में PQRS में अगर कोई डेविएशन होगा तो क्या होगा, उसको देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट है हार्ट बीट कैन बी डिटरमाइंड बाई काउंटिंग the number of QRS wave, ठीक है, QRS wave in a given time, ठीक है। ये एक बात हो गई, NCERT में आपकी लिखा भी है, ठीक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ECGs obtain from different individuals have roughly ECG obtained from different individuals have roughly the same shape for given PQRST wave। अभी हमने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, उसके लिए सॉरी। हमने बताया था कि अभी जस्ट बताया था कि आइडेंटिकल नहीं होगा, लेकिन नहीं, रफली आइडेंटिकल होता है, ठीक है, दिमाग से निकल गया था मेरे, ठीक है। तो रफली आइडेंटिकल होता है। अब तीसरी बात, एनी जो ग्राफ था, ठीक है, जो ग्राफ है, देखो एनी डेविएशन मतलब उससे भटकना, डेविएशन का मतलब डेविएशन फ्रॉम द शेप ऑफ ECG indicates a possible abnormality, ठीक है, और डिजीज, ठीक है, डिजीज। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ECG है वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप हेल्दी हैं या नहीं हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कार्डियक अरेस्ट आया है या नहीं आया है इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हैं, इनको आप, ये NCERT के ही हैं, वहीं से लिया है मैंने, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको आप नोट भी कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब जैसे हमने बताया कि एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाएगी कोई, अगर इनसे कोई डेविएशन होगा तो इन वेब में अगर एबनॉर्मेलिटी होगी तो क्या होगा, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल है, इनको आपने नाम दिया क्या, ये P है, ये Q है, ये आपका R है, ये आपका S है, ये आपका T है।
क्या हो, पहला देखो पी वेव क्या हो, जैसे पी वेव क्या है, इतना है इतना है, तो ये पी वेव इतनी ना होके लार्जर हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक है। तो क्या हो, मतलब लार्जर पी वेव, लार्जर पी वेव। तो इसका मतलब क्या है, अगर लार्जर पी वेव है तो इंडिकेट्स करता है आपकी जो एट्रियम है वो इनलार्ज हो गई, और एट्रियम इनलार्ज हो गई इसका मतलब क्या है, कोई आपको डिजीज हुई है, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आपकी पी वेव इनलार्ज हो गई, इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया, ठीक है, इनलार्जमेंट हो जाएगा एट्रिया का। दूसरा है क्यू वेव अगर इनलार्ज हो जाए, जैसे क्यू वेव आपकी यहाँ आ रही है, सॉरी क्यू वेव ऐसे ऐसे है आपकी, ठीक है, तो ऐसे ना होके ये क्यू वेव ऐसे हो जाए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, लार्जर क्यू वेव। देखो अगर क्यू वेव लार्जर हो गई तो इंडिकेट्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर आर वेव इनलार्ज हो गई, ये आपकी थी क्यू, ठीक है, पहला है, ये दूसरा है, तीसरा देखो अगर आपकी क्यू वेव इनलार्ज हो गई तो देखो मतलब ये था कि क्यों हो गई, आर वेव अगर इनलार्ज ऐसे था, ठीक है, ये आपकी आर वेव है, तो ऐसे ना होके ये ऐसे हो जाए, तो इसका क्या मतलब होगा, ठीक है, आर वेव अगर इनलार्ज हो जाए तो इसका मतलब होगा इनलार्ज आर वेव, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो वेंट्रिकल है वो इनलार्ज हो गई है, इंडिकेट्स इनलार्ज वेंट्रिकल। अब ये तो हो गई पी क्यू आर हो गई। अब तीसरा क्या बन रहा है, टी वेव बन रहा है। तो चौथा जो एबनॉर्मलिटी वो टी वेव में भी आ सकती है। अब टी वेव में अगर क्या हो जाए, टी वेव अगर फ्लैटर हो जाए, टी वेव जैसे क्या है, टी वेव अभी ऐसे है, ऐसे है, ये टी वेव है, तो ये क्या हो जाए, ये टी वेव आपकी ऐसे हो जाए, फ्लैटर टी वेव। अगर टी वेव अगर आपकी फ्लैटर हो गई है तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका हार्ट की जो मसल हैं उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, मतलब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंच रहा है। और जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंचेगा तो क्रोनरी जो आर्टरी है उसमें डिजीज हो जाएगी, जिसको आप क्रोनरी आर्टरी डिजीज बोलोगे, ठीक है। तो अगर फ्लैटर टी वेव होगी तो जो मसल होगी आपकी, लिख लीजिएगा आप ये, फ्लैटर टी वेव indicates when your heart muscle is receiving insufficient oxygen। और insufficient oxygen अगर रिसीव कर रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगा, क्रोनरी आर्टरी डिजीज। कब, जब आपकी टी वेव फ्लैटर हो जाएगी। तो ये था आपका जो भी एबनॉर्मलिटी हो जाती हैं आपकी जो है ईसीजी में, तो क्या हो जाता है, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में, तो आप देखिएगा तो आपका इससे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का लेक्चर ईसीजी के बारे में। जिस वे में सिंप्लीफाइड वे में पॉसिबल हो सकता था हमने आपको बता दिया है। अब ये आपका काम है, ये कैसे याद रखोगे, याद हो जाएगा, एक बार लिख लीजिएगा, गारंटी है कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे
पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हम रटाएंगे नहीं कुछ, ठीक है। हम आपको सब कुछ एक कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ाएंगे। इवन इकोलॉजी इवोल्यूशन भी आपको हम रटाएंगे नहीं, उसको भी एकदम मैथमेटिक्स की तरह पढ़ा देंगे आपको। ऐसे ही जो आपका एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, उसको भी हम ऐसे समझा देंगे जैसे आपको लगेगा कि मैथ्स के क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक एक करके आपको बताएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन आपको बता सब देंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, इसको लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपकी दिक्कत होगी उस टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप अपना वीडियो बनवाना चाह रहे होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।